ठीक है, आगे सब गिनती गिनो। मैं गिनती सुन नहीं रहा हूँ, गिनने को बता रहा हूँ। यहाँ सब काहे नहीं बैठते हो भाई? है, यहाँ पे काहे नहीं बैठते, जगह खाली है सब। अच्छा, इतने दिन से जो बैठता था उसे कॉपी लाओ जरा, लास्ट का दिखाओ। हाँ चलो, अब तीसरा जो संयुक्त महाशय का तीसरा भाग, तीसरा भाग क्या है? ह्यूमन रेटिकुलम हो गया था, ओमेजम, ठीक है। मैंडिप्लाइज या भंजिका, क्यों भाई? पढ़ने वढ़ने का मन हो तो रेगुलर हो जाओ, काम हम पूरा कर लो, अन्यथा की स्थिति में पीछे हो। तो क्या एबीसीडी लिखवाया था? क्या एक नंबर दो नंबर लिखा था? रोमन में ऐसे, ऐसे, ऐसे था? हाँ? 3 नंबर? तो उस तरफ वहाँ क्या लिखा था, एक दो? तो वहाँ यहाँ एक दो लिखो तो यहाँ एबीसीडी लिखो, फिर सब ऐसे नहीं लिखा जाता ना। हाँ तब ठीक, क्योंकि वहाँ भी एक दो लिख दोगे तो यहाँ भी एक दो लिख दोगे, तो लिखो। आगे सब कितने हैं? अच्छा, ठीक है, लिखो। इधर जरा लाइट जलाओ। कितने, 54 है? अच्छा, उसकी रेटिकुलम की क्षमता लिखा दी थी कितनी, 8 किलोग्राम? ठीक है, आगे लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसमें। ये संयुक्त महाशय का कौन सा भाग है? तीसरा। यहीं से प्रश्न बन सकता है कि कौन सा पहला भाग है, कौन सा दूसरा भाग है, ठीक है। तो संयुक्त महाशय का, अब ओमेदम की बात करेंगे तो ये किसके किसके मध्य स्थित होगा? ऊपर क्या है इसके, रेटिकुलम, नीचे इसके क्या होगा, एपोमेजम। तो लिखो ये ओमेजम, सॉरी रेटिकुलम, रेटिकुलम मतलब जालिका, ये जालिका, जालिका एवं, लिखो ये जालिका एवं सत्यमाशय, एवं सत्यमाशय, सत्यमाशय मतलब एपोमेजम, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो चाहे, के मध्य, के मध्य स्थित होता है, ठीक है। चलो प्रशांत खड़े हो। ह्यूमन की स्थिति कहाँ होती है? अगला पॉइंट, क्षमता है, कौन बोला? ह्यूमन के कार्य बताइए। तो ये बाई और तुम्हें किसने बताया? ये कॉपी से देख के बताओ, खड़े रहो। तो अब इसकी क्षमता की बात करेंगे, तो इसकी क्षमता जो होती है गायों में, ठीक है, गाय भैंस में, जो बड़े जानवर हैं, उसमें 19 किलोग्राम, ठीक है। और अगर बात करेंगे बकरी या भेड़ में, बकरियों में, बकरी में इसकी क्षमता होती है 1 किलोग्राम, ठीक है। और अगला इतना लिखा, अगला लिखिए पॉइंट, यहाँ पर किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार के पाचक रसों का स्राव, स्राव नहीं होता। अब एक लिख लिया, 1 मिनट देख लो, अभी तक अब तूने फोटो ही तो मैंने दिखाई कि होता कैसे है ये, ठीक है। जरा पंखा चलाओ इधर, उसको दिक्कत हो पीछे चला जाए, ठीक है, गर्मी लग रही है, बाद में हमारी वजह से बीमार ना हो जाना है, किसी ने पंखा चलवा के मार डाला, इसको ठंड लगे पीछे चले जाना, क्योंकि ये बोर्ड की हीट निकलती है। हाँ तो लिख लिया इतना, अब इसके पहले फोटो देख लो इसकी होता कैसे है ये, ठीक है, क्योंकि अभी लिखाते चले जाएंगे तो जान नहीं पाओगे। लिख लिया ना वो पॉइंट? हाँ, तो काऊ भी समझ गए? क्यों भाई? ये तो बड़ा सिंपल बना हुआ है, ये देखिए जो इसमें स्पष्ट आपको दिखे, ये दिख रहा है कि नहीं, साफ दिख रहा है कि नहीं है? इसकी क्वालिटी 144 वाली है, 1080 वाली होनी चाहिए,
अब देखो ये क्या हो गई है, ये क्या है, ग्रास नली, ठीक है, ये है ग्रास नली। इससे पहले क्या होगा, ग्रेसनी, ठीक है, फेरिंग्स। फिर उसके बाद ग्रास नली सीधे किस में जुड़ती है, बैठो, अमाशय में। और अमाशय के कितने भाग हैं, 4 भाग। पहला भाग तो ये देखो कहाँ रूमेन है। अब तुम्हें ये स्मॉल इंटेस्टाइन उसके ऊपर दिख रही है, ठीक है, मतलब ये है कि ये भाग देख रहे हो, और रूमेन सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी हम और फोटो दिखाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैसी इमेज है, ये सामने से, इसके पीछे का बगल नहीं दिख रहा है, 3D नहीं है, ठीक है। तो ये आगे का भाग यहाँ पर, ये पूरा, मतलब ये जो पाइप तुम्हें दिख रही है सबसे पहले कहाँ खुलेगी, ठीक, और किस ढक्कन से इसका कनेक्शन होता है, कार्डियक स्पिंक्टर लगे रहते हैं, और जो पॉइंट होता है उसे क्या बोलते हैं, कार्डिया बोलते हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन के बाद क्या आएगा, ये देखो, ठीक है, इधर बना हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद फिर अब यहाँ पर एपोमेजम क्या है, संयुक्त अमाशय का चौथा भाग और अंतिम भाग। अमाशय के बाद फिर क्या होगी, छोटी आंत, ठीक है। अब छोटी आंत किससे जुड़ी होगी, संयुक्त अमाशय के अंतिम भाग, और संयुक्त अमाशय का अंतिम भाग क्या है, तो यहाँ से छोटी आंत है, इसमें इतना ही दिखाया गया, इतना समझे। अब दूसरी फोटो देखो, बंद कर दो, इसमें क्लियर दिखे मामला, तो इसमें देखते हैं। समझ में आ रहा, कुछ कुछ तो बहुत कुछ होता है, क्या बात करते हैं तुम यार, बूंद बूंद से तो घड़ा भरता है, क्यों, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, ज्यादा पढ़ाई ना करो यार, इसमें कोई साफ नहीं आ रहा है, तुम लोग मान चलो साफ दिख रहा है, ठीक है, मानने में क्या जाता है, चलो ये देखो, इसमें रंग बिरंगा बना के देखते हैं, ये देखो, दिखा, ये हो गई, यहाँ से मुखाग्र होगा, ठीक है, जो हम दिखाना चाहते हैं उसमें आ नहीं रहा है कि जितना स्पष्ट हो सके, ठीक है। तो ये एसोफेगस, फिर उसके बाद किसमें आएगा, यहाँ पर सबसे बड़ा भाग क्या होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद रेटिकुलम यहाँ दिखाया है, एबोमेजम यहाँ दिखाया है, र्यूमन यहाँ दिखाया है। पीछे कहने का मतलब, ये पीछे यहाँ लिखा है, पीछे से मतलब नहीं है, ये बहुत बड़ा भाग होता है, ठीक है, तो पीछे तक पूरा कवर किए हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर रेटिकुलम है, और यहाँ पर रेटिकुलम कैसा भाग है, प्रथम भाग, द्वितीय भाग, तृतीय भाग, चतुर्थ भाग, दूसरा भाग है। फिर उसके बाद ओमेजम, ठीक है, फिर उसके बाद और फिर यही एबोमेजम से देखो, ये जुड़ी है छोटी आंत, इस यहीं से है ना, फिर छोटी आंत, और फिर छोटी आंत से, और फिर छोटी आंत के 3 भाग, बड़ी आंत के 3 भाग, ठीक है, वो यहाँ और स्पष्ट बताएंगे। फिर सीकम, कोलम, रेक्टम, फिर गुदा, वहाँ पे डिओडियम, जेजुनम, इलियम, ठीक है, फिर खत्म हो गया काम, समझे कि नहीं समझे। अब अपने में क्या है, यहाँ पर ये भी जो यहाँ पर 4 भाग दिख रहे हैं, ये अपने में नहीं होते हैं। अपने में क्या मतलब, जो सामान्य कार्डरेटा जो है, ठीक है, जैसे यहाँ पर अभी आया था, ये देखो है, यहाँ पर ये क्या है, स्टमच है, और इसके भी 3 भाग होते हैं, कौन कौन से, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कोई तुम्हें शिशा लेटर नहीं दिख रही, शिशा लेटर का मतलब पटाओ पटाओ 3-4 भाग नहीं, सीधे यहाँ आया, छोटी आंत, बड़ी आंत, तो फिर चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ में क्या है, यहाँ पर क्या है, ये देखो सब वही बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, समझे कि नहीं, कुछ समझ में आया। अब इसमें और स्पष्ट दिख रहा है, आपकी किताब में तो बस ये रखा हुआ है, ये उधर वाला वही रखा हुआ है, किताब खोल के देखो कि नहीं, किताब खोलना तो यही उसमें रखा हुआ है, ठीक है। हाँ, और तो इसमें दिख नहीं रहा मुझे, थोड़ा बहुत तो समझेगा होगे यार, इसमें दिया है, हाँ ये देखो, ये तो डिफरेंस दिया है, ठीक है, ये मोनोगैस्ट्रिक, ठीक है, पिक का है, और यहाँ रूमिनेंट्स का दिया है, दोनों में डिफरेंस बताया गया है, ठीक है। एबोमिज्म वही यहाँ लिखा है, ट्रू स्टमच, काला इसमें दिख नहीं रहा, मतलब यहाँ पर दोनों की तुलना की गई है, ठीक है। इसमें देखो रूमिनेंट्स और नॉन रूमिनेंट्स का डिफरेंस दिया है, ठीक है, वो सब तुम देख लेना, ठीक है। अब यहाँ रूमिनेशन मतलब क्या होता है, जुगाली करना, तो रूमिनेंट्स जुगाली करते हैं, इसलिए इनको मानव जुगाली करता है, पांच चबाता तो है यार, क्या यार तुम, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि जो इनका स्टमच होता है 4 चैम्बर में होता है, उसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कैपेसिटी स्टमच की, क्योंकि ह्यूमन की कैपेसिटी कितनी होती है, और तुम कितना खाना खाते हो, है एक दिन में, आधा किलो मान लो, कोई खली जैसा है तो 4 किलो है, तो बात है, ठीक है। और माइक्रोबियल डाइजेशन यहाँ पर होगा, आपने देखा ह्यूमन में, यहाँ पर एंजाइमेटिक होता है, ठीक है। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, ह्यूमन में, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, किण्वन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एन एन एनपीएन, नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस मैटर, उससे क्या बनेगा, अमीनो एसिड, ठीक है। अब बनेगा तो फिर उनका अवशोषण होगा, अमीनो एसिड किसके लिए कच्चे माल के रूप में काम में लेते हैं, प्रोटीन सेक्शन से, फिर से अमीनो एसिड फिर से जाएंगे, उनका संश्लेषण होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में। फिर इसके एग्जाम्पल क्या है, यहाँ जैसे बोलते हैं कुत्ता बिल्ली, तो एग्जाम्पल उसी क्रम में लिखा है, कुत्ता बिल्ली सुअर मानव घोड़ा, ठीक है, मानव को पहले लिखना चाहिए था, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसमें अंतर हो गया, चलो इसमें हम घूमते रहेंगे, तो इसमें घूमते रहेंगे, हैं क्या, देखो इसमें लिखा है क्रूड प्रोटीन, नॉन प्रोटीन, ट्रू प्रोटीन, ठीक है। नॉन प्रोटीन में अमोनिया, ये सब बताया मैट वगैरह, तो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। चलो लिखो, समझे कि नहीं समझे, चलो, पाचक रसों का स्राव नहीं होता, ठीक है। इसकी क्षमता लिखी, पोजीशन लिखी, अब लिखो इसके कार्य, अब इसको बंद कर दो, ठीक है, वरना जुकाम बढ़ जाएगा, अब ठंडी गर्मी चली गई, है नहीं यहाँ, नहीं यहाँ संख्या की वजह से वो होता है ना, हाँ, ठीक है। कार्य लिखो, तो इसका कार्य क्या है कि यहाँ पर कोई पाचन नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो भी वहां पर ह्यूमन में क्या हो रहा था, फर्मेंटेशन हो रहा था, ह्यूमन के बाद क्या आता था, रेटिकुलम, ठीक है। तो रेटिकुलम के बाद भोजन कहाँ जाएगा, तो पहला काम क्या है कि भोजन को कहाँ, ओमेजम से एबोमेजम में भेजना, ठीक है, लिखो।
यहाँ पर कुछ मात्रा में वाटर का होता है, यहाँ पर कुछ मात्रा में वाटर पानी एवं वसीय अम्लों का, वसीय अम्ल का मतलब वसीय अम्ल जो वहाँ पर ह्यूमन में किण्वन होगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ अवशोषण होगा, पानी एवं वसीय अम्लों का अवशोषण होता है। और यदि पशु क्या है विषाक्त पदार्थ ऐसा कुछ खा लिया, कंकड़ पत्थर, तो फिर उसको आगे जाने से रोकता है, ठीक है, उसको पुनः क्या करेगा, उल्टी कराने के लिए वो मतलब ऐसा, हाँ उल्टी कराने के लिए ऐसी दशा बना देगा कि पशु, हाँ हाँ ठीक है, बाकी यहाँ कोई पाचन नहीं, यहाँ से भोजन फिर आगे जाएगा, ठीक है, बस। अब उसके बाद इतना लिखो, इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये संयुक्त अमाशय का तीसरा भाग है, किसके किसके बीच में स्थित रहता है, इसकी क्षमता कितनी होती है 19 1, ठीक है, और इसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, ठीक है, और इसके अन्य नाम क्या है, ठीक है, आगे लिखिए चौथा भाग और महत्वपूर्ण भाग क्या है, चौथा भाग एबोमिज्म, सत्यमाशय, ठीक है, तो संयुक्त अमाशय का यह चौथा एवं महत्वपूर्ण भाग है, ये संयुक्त अमाशय का अब इसकी पोजीशन कहाँ होगी, ऊपर ओमेजम, नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, पता है ना सभी को, ठीक है। संयुक्त अमाशय के केवल इसी भाग में, अगला पॉइंट लिखिएगा, संयुक्त अमाशय के इसी भाग में पाचक रसों का स्राव होता है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, हाँ, जिसमें अगला पॉइंट लिखिएगा, जिसमें जिसमें लगभग 0.5% HCl, पेप्सिन, रेनिन आदि एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अब पूछा जाता है एबोमेजम में, ठीक है, पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को क्या कहा जाएगा, ठीक है, क्या कहा जाएगा, कोई है किसी को भनक, किसकी है, कानो कान खबर है किसी के पास, क्यों है, हाँ तो क्या कहा जाएगा उसको, मारू सिंह आज तुम पीछे पहुंच गए, मार खाते खाते, मार नाम तुम्हारा बहुत बढ़िया, काम नहीं करते वैसे, बताओ किसी को है कुछ खबर, अंकित कर कहाँ बैठे हैं, वहाँ कहाँ पहुंच गए तुम, वहाँ कहाँ पहुंच गए, लेट आए थे क्या, हाँ बताइए, काइमिफिकेशन जानते हैं, काइमिफिकेशन, अरे हिंदी में ही काइमिफिकेशन ही बोलते हैं इसको, काइम जानते हैं, हैं? कहाँ आता है, काइम क्या है कि काइम ऐसा खाद्य पदार्थ है जो कि एबोमेजम में पाया जाएगा, ठीक है, यानी कि अभी तक ऊपर से मुंह से लेकर के पुनः मुंह में जाकर के आने के बाद आगे टहलते टहलते भोजन जब कहाँ तक आया, तब उसका नाम बदल गया, क्या हो गया, काइम, ठीक है। और काइम पर क्या होता है कि जब वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, ठीक है, तो फिर वो जितने भी आपके पाचक रस होंगे उस पर क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, तभी कर पाएंगे, भाई एक पहाड़ है उस पर काम करना कठिन है कि जब छोटे छोटे टुकड़ों पर टूटे उस पर, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, क्या बोला, अच्छा तुम्हारे लिए तो सब आसान ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्या होगा, पाचन की क्रिया, हाँ, और इसीलिए यहाँ पर पूछा जाता है कि इस रीजन में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को क्या बोलेंगे, तो अब यहीं के बाद जब भोजन पहुंचता है छोटी आंत में, यहाँ से कहाँ जाएगा, हाँ, तो वहां पर पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को पायोलस बोलते हैं, नाम सुने नहीं सुने, चलो सुन लो, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने बताया। अब ये जो एंजाइम पाए जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये अपना काम करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ये HCl पाया जा रहा है तो यहाँ का माध्यम क्या होगा, यहाँ का जो भोजन का माध्यम होगा क्या होगा, तो जब यहाँ का माध्यम अम्लीय होगा तो इसका जब यहाँ कार्य लिखेंगे किसके, सत्यमाशय के, तो एक काम ये भी है कि अगर भोजन के माध्यम से कोई ऐसे हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह सूक्ष्म जीव अगर आ गए, ठीक है, तो क्या होंगे, मर जाएंगे, विदा हो जाएंगे, ठीक है, तो ये भी एक उनका क्या है काम, ठीक है। अच्छा मुंह में जब भोजन आता है, ठीक है, और मुंह में जब भोजन आया पशु ने लिया, उसके बाद क्या होगा, सलाइवा मिक्स होगा, सलाइवेशन होगा, उस समय उसका पीएच क्या होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय, क्षारीय होगा, ठीक है। अगर पशु ज्यादा मात्रा में सूखा चारा खा रहा है तब अम्लीय होगा, जब पशु सूखा चारा ज्यादा खाएगा तो उस अवस्था में क्षारीय होगा, क्योंकि अरे भाई मुझे बोल लेने दो, कौन है सन्नी मौर्य, सबको पकड़ लेता हूं मैं, अरे तुम तो पुराने हो, ठीक है, तो जब पशु ज्यादा मात्रा में सूखा चारा खा रहा है, ठीक है, तब क्या होगा कि पीएच जो होगा वो बढ़ेगा, बढ़ेगा मतलब क्षारीय होगा, क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा बढ़ जाएगी। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का नेचर कैसा होगा,
क्षारीय होगा, ठीक है। तो आप पढ़े होंगे, क्वेश्चन पूछा जाता है विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्यों है? पता है ना कैसे आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो क्या होगा इसका नेचर है? हाँ, चलो तो इतना लिखा, अब लिखो इसके आगे। तो अब एबोमेजम में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को क्या बोलेंगे? काइन, ठीक है। लिखो एबोमेजम में, एबोमेजम मतलब सत्यमास है, ठीक है। एबोमेजम में पाए जाने वाले, अच्छा र्यूमेन का पीएच कैसा होगा? क्या होगा? हाँ, कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, 67 से 72, ठीक है। और टेम्परेचर 38 से 41, हाँ ध्यान रखना क्यों होता है ज्यादा? हाँ, काइम कहते हैं, ठीक है। एवं इसके पाचन की क्रिया को काइमिफिकेशन कहा जाता है। देखो इसके पाचन, ये अपने आप चलने लगा था क्या? ये आए थे क्या? अच्छा, हेलो, अच्छा अच्छा, पीछे नंदन शुक्ला जाओ, ऊपर से आओ। हैं? नंदन शुक्ला ही तो नाम है, क्या हुआ, कौन टिप्पणी किया उसमें? किसको? तुम्हारी नींद दूर कर दें? दूसरे पे टिप्पणी करना बहुत अच्छा लगता है। इसके पाचन की क्रिया को काइमिफिकेशन कहते हैं। अब लिखो इसके कार्य, किसके? हाँ, पहला कार्य तो यही हो गया जो मैंने अभी बताया। अरे पहले जो मैं बता रहा हूँ वो लिखो, पहले लिखो यहाँ पर, इस भाग में या यहाँ पर भोजन का माध्यम अम्लीय होने के कारण, ठीक है। पहला, इस भाग में या यहाँ पर भोजन अथवा खाद्य पदार्थ, क्या हुआ? बहुत जल्दी तुम वहां बैठ गए, हमें तो घूमे, आधा आधा दे दो सबको। होने के कारण, होने के कारण खाद्य पदार्थ में उपस्थित, बातचीत नहीं, हानिकारक जीवाणु, जीवाणु मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, भोजन का क्या होगा भाई? भोजन का कामिफिकेशन होता है, ठीक है। अगर पूछे कि किस भाग में या निम्नलिखित में से कौन से भाग का कार्य है कामिफिकेशन करना, तो क्या होगा? लिखो, भोजन का कामिफिकेशन करना है, खाद्य पदार्थों का कामिफिकेशन करना, ठीक है। पानी का अवशोषण, ठीक है। और इसके बाद जैसे यहाँ पर क्या बताया हमने, ऊपर क्या होगा, HCl होगा, ठीक है, पेप्सिन होगा, रेनिन होगा, तो ये एंजाइम है तो एंजाइम क्या करेंगे? जो एंजाइम जैसे पेप्सिन है ये सब क्या करेंगे? प्रोटीन के लिए, ठीक है। रेनिन है तो क्या करेगा? दूध, बस दूध की जो शर्करा है, ठीक है, दूध की प्रोटीन मतलब, तो वही जो जिसका एंजाइम का काम है अपना काम करेंगे, तो वो काम यहाँ होगा, ठीक है। बस फिर उसके बाद भोजन धीरे धीरे क्या होगा यहाँ से, हाँ, तो अगला पॉइंट, इस यहाँ से, इसके अतिरिक्त यहाँ से भोजन, इसकी क्षमता लिखाई हमने, नीचे लिख लेना। यहाँ से भोजन धीरे धीरे कहाँ जाएगा? धीरे धीरे छोटी आंत में जाता है, लिखो क्षमता। हाँ लिखो क्षमता, छोटा तो नहीं दिखेगा है, ऊपर वाला, एक सेकंड, दिख रहा? दिख रहा कि नहीं उत्कर्ष? हाँ तो क्षमता लिखिए, ऊपर लिखिए गाय में, ऊपर क्या लिखा था? अरे ऊपर 19 लिखा था ना, तो लिखिए 23 kg, गाय में 23 kg गाय भैंस जो है, ठीक है। और बकरी में 3 kg। छूटा तो नहीं ऊपर किसी का? ऊपर कर दूं मैं? लिखिया क्यों भाई? अब क्या आएगा? हाँ तो यहाँ मैं भी लिख दूं जरा एक बार, ए आते नहीं, गाय में 23 किलोग्राम, और फिर बकरी में 3 किलोग्राम। देखो तो कैसे याद रखोगे? पहले तो सब, पहले वाली तो ह्यूमन की सबको पता होगी, ठीक है, कितनी होती है? कहीं 180 से 200 लिखा, कहीं 150 से 200 लिखा है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आएगा? रेटिकुलम, फिर 8 हो जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद ओमेगा तो मतलब 20, ठीक है, 19 एक, बकरी में ज्यादा तो होगा नहीं, 19 एक, ठीक। और फिर उसके बाद, फिर उधर उधर 20 था, ठीक है, तो ऐसा दो 23 3, ठीक है,
मतलब 20 में कितना जाता है 3, और 3 इधर नीचे कर दो, ठीक है, ऐसे ही याद करो तो याद हो जाएगा। 23 3, 20 से कितना जाता है तो 3 नीचे, उधर पहला तो याद है 8 19 1 23 3, ठीक है, और फिर 65 9, किसमें छोटी हाथ में, छोटी हाथ में अगर गाय है तो 65 और बकरी है तो 9, ठीक है, समझे कि नहीं समझे? एक बार में नहीं याद होगा, जब कई बार पढ़ोगे तब याद होगा, ठीक है। तो अब लिखिए क्या होगा, हैं? छोटी हाथ कौन सा भाग होगा, पांचवा, काहे की सीट मिली, हाँ, कितने क्वेश्चन है इसमें, हाँ, तो, तो इसको अगर मन करे तो लिख लेना, के 5 नंबर ना, तो लिखो छोटी हाथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिखो। अब एबोमिज्म किसमें खुलेगा, एबोमिज्म से भोजन खाएगा छोटी हाथ में, ठीक है। तो यहाँ पर, ठीक है, ये क्या होती है, यहाँ एक लिखो, यहाँ एक लगभग 55 मीटर लंबी, 55 मीटर लंबी पेशीय मस्कुलर, पेशीय नालवत, नालवत अर्थात नालीनुमा, नालवत संरचना होती है, ठीक है, खंभाकार नहीं होती, नालवत ट्यूबलाइट, ठीक है, मस्कुलर ट्यूबलाइट, ठीक है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, लेकिन उससे पहले लिखो क्षमता, 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 क्षमता में क्या होगा, अभी बताया, गाय में 65 और बकरी में 9, ठीक है, गाय में 65 किलोग्राम और बकरी में 9 केजी, क्षमता जरूर ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद कितना लिखा, अगला, अब ये छोटी आंत जो होती है, आप लोग सब लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो छोटी आंत के 3 भाग, पहला डिओडिनम, जेजनम, हाँ, अब मुझे बताएंगे शिवेंद्र, बताइए डिओडिनम में क्या होगा, बताइए, डिओडिनम में क्या आकर के खुलता है, क्या आता है, डिओडिनम में एबोमिज्म आता है, हाँ उसके ऊपर तो आ गया, चलो ठीक है। डिओडिनम में क्या आएगा, ग्रहणी बोलते हैं ना, क्यों भाई, तो ग्रहणी में क्या आएगा है, ठीक है, ग्रहणी में क्या आएगा, जिसे सांग और मध्यांग होता है वो, ठीक है। अब हाँ बोलो क्या बोले, हाँ जो भी हो, क्या होगा, सहायक भाग में आपका यकृत और पित्ताशय, तो हाँ बोलो, यकृत से, देखो पित्ताशय से क्या आएगा, वो पित्तरस कहाँ बनता है, लीवर में, पित्ताशय नहीं, पित्ताशय भी इकट्ठा होता है, ठीक है, हाँ, तो पित्तनाल के द्वारा कहाँ खुलेगी, पित्तनाल ग्रहणी में, ठीक, और उससे आपका जो पैनक्रियाज होगी, पैनक्रियाटिक जूस आएगा, और पैनक्रियाटिक जूस भी आकर कहाँ खुलेगा, ग्रहणी में, छोटी आंत में, और ये जूस जिसमें मान लो जो भी एंजाइम उनको अपना काम करेंगे, वसा है वसा, पाचक लाइपेज है तो लाइपेज, पेप्सिन है ट्रिप्सिन है, ठीक है, ये सब अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। तो वो भाग यहाँ पर आकर खुलेंगे, ठीक है, बैठ जाओ। तो यहाँ पर कौन कौन से, यहाँ इसमें थोड़ा सा छोटा सा पता तो सबको ही है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि नए हो तुम लोग, नए नहीं हो पता है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर पित्ताशय से, पढ़े हो कि नहीं भाई, पित्ताशय से पित्तनाल द्वारा, पित्ताशय से पित्तनाल द्वारा, एवं अग्नाशय से, अग्नाशय से अग्नाशयी रस, रस आता है, ठीक है, मतलब दोनों जूस कहाँ आएंगे, इसमें डिओडिनम में, जेजुनम क्या होता है, ये मध्य का भाग होता है, ठीक है, मध्य भाग, इसका कोई वो नहीं, ठीक है, इसमें बस इतना लिखो। इलियम में क्या होगा, इलियम आगे किससे जुड़ेगी, लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलम और, तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला भाग क्या है, तो छोटी इंटेस्टाइन का अंतिम भाग, तो छोटी आंत का अंतिम भाग बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग से किस जंक्शन द्वारा जुड़ेगी, इलियोकोलिक जंक्शन, ठीक है, इलियो सीकम, ठीक है, इलियो सीकम जंक्शन से जुड़ेगी, ठीक है। तो ये भाग बड़ी आंत के, बड़ी आंत का प्रथम भाग, हाँ बड़ी आंत के सीकम, सीकम से इलियो, इलियो सीकम, सीकम से इलियो सीकम जंक्शन, जंक्शन द्वारा जुड़ता है, ठीक है, ठीक है, मतलब जहां पर जंक्शन होगा, संधि जहां होगी ना, जैसे वहां पर क्या था, र्यूमन और ओसोफिगस था, क्यों, तो वहां पर कौन सा जंक्शन था, कार्डिया, जठरागम, ठीक है। अभी जैसे हम आपको दिखाते हैं क्या, गाल ब्लेडर, ठीक है, देखा कि नहीं देखा, अभी हम आपको दिखाते हैं, कितना लिखा, ये थोड़ा थोड़ा लिख लो, बाकी आपको पता है, ठीक है, लिख लिया कि कहाँ मतलब कैसे गाल ब्लेडर आकर के वहां पर डिओडिनम में पित्तरस को उड़ेल रहा है, ठीक है, उड़ेल का मतलब, हाँ जैसे मान लो एक सीधी पाइप जा रही है, ठीक है, और एक बीच में पाइप आके यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, तो इसलिए जो आपका यकृत और अग्नाशय क्या है, ये एक सहायक भाग हो जाएंगे ना,
क्या था? ये देखिए, अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे ये सामान्य है, कोई गाय भैंस का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर कॉमन हेपेटिक डक्ट है, कॉमन का मतलब हेपेटिक का मतलब उसी से बना, ठीक है। हाँ, और ये बाइल मतलब पित्तनाल, ठीक है। और ये क्या है? पैनक्रियाटिक, क्योंकि क्योंकि क्या है, डिओडिनम में दोनों आएंगे ना, एक तो अग्नाशय रस भी आएगा अग्नाशय नाल के द्वारा, ठीक है, और एक पित्त रस आएगा पित्तनाल के द्वारा, और दोनों आकर के कहाँ, ग्रहणी में आएंगे ना, एक कॉमन ग्रहणी हो गई और दो अलग अलग से आएंगे, ठीक है। तो ये कॉमन बाइल डक्ट है, ठीक है। और ये क्या है आपका? हाँ, तो यहाँ से फिर क्या हुआ, यहाँ बाइल डक्ट यानी कि पित्तनाल, और यहाँ से ये पैनक्रियाटिक, और फिर ये दोनों कहाँ खुलेंगे? ग्रहणी में, ठीक है, डिओडिनम में। अभी और दिखाते हैं, जैसे जैसे ये देखो, ये क्या है? काल्पनिक, देखो ये अलग समझ लो ट्यूब है, और ये अलग से रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ से ये डक्ट, डक्ट का मतलब जो नाल है, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये स्पिंक्टर लगे हुए हैं, ये पैनक्रियाज अलग रखा हुआ है, ठीक है। ये क्या है? डिओडिनम है, ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट है, और ये लीवर है। यहाँ पर क्या बनेगा, क्यों? अब बनेगा तो फिर ये क्या होता है, संकुचित होता है, दबेगा तो फिर जूस जूस क्या होगा, आएगा आकर के, समझ गए? तो ये सिस्टम होता है, ठीक है। कुछ समझ में आया कि नहीं? कि जो मैं बता रहा था वहां से आता है, तो डिओडिनम में यहाँ से आपका बनेगा, यहाँ एकत्रित यहाँ होगा, आ जाएगा, और फिर यहीं पर पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? क्यों भाई? देखा? चलो, अब कोई मनुष्य नहीं है तो उसका निकालते हैं, ठीक है। देखना हो तो यूट्यूब पे देख लेना, ठीक है। डॉक्टर लोग जो जो एमबीबीएस पढ़ते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ मिल जाएगा, ठीक है, समझ गए? क्यों भाई? अब कहाँ, अब क्या आएगा? अब क्या आएगा? लिखो, ये इसका क्षमता लिख लिया। हाँ, इसके कार्य लिखो। तो कार्य क्या होगा? है? हाँ, बिलाई पाए जाएंगे, ठीक है, बिलाई पाए जाएंगे नहीं, रसांकुर, क्यों? अब है, हाँ। और जब बिलाई का काम क्या होता है? अवशोषण करना, तो यहाँ पर क्या होगा, अवशोषण होगा। बिलाई पर कौन से हार्मोन का नियंत्रण होता है? विल्किन हार्मोन, ठीक है। लिखो, कार्य लिखो। अब ये जितने भी रस आएंगे, ठीक है, उनका अपना अपना काम होगा, ठीक है, और वो क्या करेंगे, पाचन करेंगे, और यहाँ पर क्या होगा, अवशोषण भी होगा, ठीक है। तो लिखो कार्य, लिखो। अच्छा, यहाँ पर भोजन जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने बताया, क्या बोलेंगे? है? तो यहाँ क्या बोलेंगे, बोलो? पायोलस, ठीक है। तो छोटी आंत में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को पायोलस बोलते हैं, ठीक है। लिखो, लिखो, लिखो। छोटी आंत में, छोटी आंत में पाए जाने वाले खाद्य पदार्थ को क्या बोलेंगे? पायोलस, ठीक है। साथ ही इसकी भीतरी परत पर क्या होंगे, क्या होंगे? बिलाई, ठीक है। साथ ही अगला दूसरा पॉइंट लिख लेना, पायोलस, पायोलस, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, साथ ही यहाँ पर दूसरा पॉइंट, दूसरा लिखो। साथ ही दूसरा पॉइंट लिखना, यहाँ पर, ठीक है, क्या पाए जाते हैं? बिलाई, ठीक है, जो इसका काम करते हैं, अवशोषण का, एब्जॉर्प्शन का, ठीक है। अगला पॉइंट, देखो इसमें आपने पहले से पढ़ा है, ठीक है। डिफरेंस अगला लिखिए, फिर मैं बोलता हूँ। इसमें लिखो, इस पर इन बिलाई पर किसका नियंत्रण होता है? विल्किन हार्मोन का, ठीक है। बिलाई पर विल्किन, तुम लिख क्यों नहीं रहे हो, हैं? लिखो ना, फिर पिट जाओगे अगली बार, समझ में आया? अन्यथा किसी में पीछे बैठना, सामने बैठ करके काम चोरी नहीं, ठीक है। सब पर दया, काम चोरन पर नहीं, ठीक है। विल्किन हार्मोन का नियंत्रण होता है, ठीक है। अब भोजन यहाँ पर क्या हुआ आपका, लगभग लगभग 99.9% क्या हो गया, पच गया, अवशोषित भी हो गया, ठीक है। अब उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा, है? छोटी आंत खत्म हो गई, बड़ी आंत में जाएगा, और बड़ी आंत में सीकम, कोलम, रेक्टम, ठीक है। तो फिर उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, अब इसमें आपने पहले से पढ़ रखा है, इसलिए ज्यादा हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ठीक है। भाई आप सब जानते हैं कैसे क्या पाचन होगा, कौन सा हार्मोन कौन सा एंजाइम काम करेगा, ठीक है। बस ये सामान्य मनुष्य के पाचन तंत्र से कैसे अलग है, वो बस आपको जानना है, वो समझ गए? क्यों? तो लिख लिया ये सब, ठीक है। अच्छा, इतना ही, सीट मिल गई सभी को? और इसको मुर्गी वाली सॉल्व किए, और इसको भी सॉल्व कर लेना, और फिर मैं तिथि विचार करके बताऊंगा, ठीक है। अभी पहले पढ़ा लें तो पढ़ना, सिलेबस भी लेके चलना है, ठीक है। जय हिंद सभी को।
12वां मेला मत लगाओ, अंदर आ जाओ सब लोग, रजिस्टर लेके आओ एक लोग, बैठ जाओ बच्चा। तुम खा चुके, ऐसे रहोगे ना चल मर खाओगे, क्या होगा बच्चा, वो जहर खिला देगी किसी दिन। ओए शांत हो जाओ, बातें नहीं। लव जा। शांत रहो। क्या हो गया, बच्चा शांत हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओए बच्चा 13 14 15 16 17 18 19। खड़े हो, हमें इससे नहीं मतलब, हमने कुछ सुनना चाहते हैं। 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। खड़ी हो, हमें नहीं पता बच्चा, खड़ी हो फटाफट, कोई नहीं, हमें नहीं चलेगा। 42 43 44 45 46 47 48 49। खड़े हो। 50 51 52 53 54। खड़े हो, तो क्यों बोल दिया वापस से। 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100। अभी तक कहाँ थे नालायक, खड़े हो जाओ। क्या हुआ, बात है, हम क्या करें, तो बैठ जाओ। कितना रोल नंबर है, हैं? आ जाओ भैया फटाफट, हमें नहीं पता बच्चा, कहाँ भैया आए क्यों नहीं थे, हैं? यहाँ क्या कहीं डांस प्रोग्राम में हो रहा, ट्रेनिंग हो रहा क्या, कभी बाल इधर तो कभी उधर। पहले सीधे नालायक, अभी तक इतना बड़ा तक कटवाने नहीं ध्यान आया क्या है, नहीं पहले बताओ, बाल इतना रखाने से क्या फायदा, शैम्पू लगाओ, दुनिया नोटंकी होती है, टाइम नहीं मिलता बाल कटाने का। अभी यहाँ से जा 10 मिनट लगे कटाते, चलो उसी चले जाए घर आराम से रूम पर, रात में बाल नहीं काटते, का देखो दुकानें खड़ी हैं। ओए शांत रहो, पढ़ाई करने में कूटेंगे अभी, अभी सब निकालने में 10 मिनट के अंदर, परेशान ना हो। नालायक, पहली बात तो बाल रखाना बहुत घाटा है, ठीक है, जो बच्चे वो भी खत्म हो जाएंगे, अलग से शैम्पू लगाओ, तेल लगाओ, दुनिया नोटंकी होती है। स्टूडेंट लाइफ में अभी चल, सर दर्द की हम दवा देते हैं, हरदम के लिए याद रखें, डिसिप्लिन के साथ साथ पैरासीटामोल। इधर आ, एक दवा लेगा, दोनों ले, तो इधर आ, हम सब सब दूर कर देंगे, गला खराश खिच खिच। चल हाथ पहला, जाके बता भी देना, मोरे सर बहुत मारते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तैयार है। उत्कर्ष खड़े हो फटाफट, आ जाओ इधर आगे। हमने कल गेहूं पानी क्या क्या पढ़ा है, बताओ फटाफट। हाँ ऑनलाइन, और बताओ। हम्म, 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 नहीं और पहले बताओ फटाफट, और बहुत सारी चीजें मैं ऊपर बताया। हाँ और उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान क्या होगा, उत्पत्ति स्थान क्या होगा, दक्षिण अफ्रीका होगा, साउथ वेस्ट एशिया। अच्छा अच्छा। गेहूं C3 प्लांट है, C4 C3 लॉन्ग डे या शॉर्ट डे, लॉन्ग डे प्लांट है। अच्छा, गेहूं की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है,
दोमट या बलुई दोमट भूमि। अच्छा, गेहूं में प्रोटीन की मात्रा 10 से 11%। अच्छा, मक्का समझ लिया है। चलो बताओ, गेहूं के पुष्करम को क्या कहा जाता है? हम जितने क्लास यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, हम 15 दिन में 15 से 20 दिन में पूरी खत्म कर देंगे खींचकर, और जो पढ़ लेगा उसका भी उधार हो जाएगा, जो ना पढ़ा वो भी पढ़ ले दोबारा। ठीक है, बताओ गेहूं के पुष्करम को क्या कहता है, गेहूं के फल को क्या कहा जाता है, गेहूं में स्पेसिंग कितना रखा जाता है, गेहूं के मुख्य खरपतवार कौन सा, रोकथाम के लिए कितना प्रयोग किया जाता है, किसका? हाँ, कंट्रोल के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आइसोप्रोट्यूरान का प्रयोग किया जाता है। और बताओ। हाँ, वो भी नहीं पढ़ा, वो पूछेंगे भी नहीं, वो ना बताओ, जितना इधर पढ़ा उतना बताओ। बाद में नहीं, केमिस्ट्री चले रूम पे जाने के बाद तुम्हारा काम है बोर्ड पेपर देना है, तो तैयार होना जरूरी है। ना मैं ना बताओ, गिरोइन कल सुनेंगे। हाँ, नहीं रोग नहीं, रोग और सिंचाई में कल सुनेंगे, वो आज हम पढ़ाएंगे तो कल सुनेंगे। हाँ, आज कल जो पढ़ाएं आज उसको बताओ। गेहूं के पुष्करम को क्या कहता है, गेहूं के बीज या फल को क्या कहता है, भारत में सबसे, गेहूं के क्षेत्रफल उत्पादन किस राज्य का, भारत में सबसे, गेहूं की उत्पादकता किस राज्य की, बताओ। हाँ, पंजाब की है। और बताओ, गेहूं का टेस्ट वेट कितना होता है? टेस्ट वेट होता क्या है? हाँ, 1012 40 ग्राम होता है। अच्छा, और हमने आपको बताया सीड रेट बताओ फटाफट सभी के। हमने बताया सामान्य रूप से, छिड़काव से, सीड ड्रिल से, डिबलर से, लेट वाला, मैन्योर फर्टिलाइजर है, ये सोइंग टाइम, सब बताया, बताओ फटाफट। 120 60 40 है। हाँ, अब हम समझ गए। हाँ समझ गए। नहीं, हम जो कल पढ़ाया आज उसको सुनाओ, नहा धो के पीछे तुम्हारे पड़ जाएंगे। या पोयम कितना प्रयोग करते हैं? जैसे चलो ठीक है, मान लेते उसमें इसका कुछ नहीं बोलेंगे, ज़्यादा चल जाएगा। और हमने क्या बताया, सोइंग टाइम कब किया जाता है? नवंबर क्या, 14 नवंबर, बाल दिवस मनाया जाता हो तो। हाँ? उधर का दुनिया हंसेगी नहीं, हंसे जब गलत बताओगे तो हर कोई हंसता है। नहीं, तुम किसी को डरवा नहीं सकते हमारे रहते हुए। हाँ, तो हमसे कोई बात करो फेस टू फेस। नहीं ठीक है, तुम बताओ। सोइंग टाइम और लेट सोइंग टाइम मुख्य समय कब होता है, और लेट सोइंग टाइम क्या होता है? और गेहूं के बीच को कितनी गहराई पे बुआई करना चाहिए, बताओ। 2 से 3 सेंटीमीटर बुआई करोगे तो लाठी 2 दिन हो गया, खाई नहीं ना, इसलिए अभी चल रहा, बुआई अब करेगा। नहीं, वो तो चलेगा, जब बुआई किया तो चलेगा ही। 15 से 25 नवंबर, 15 से 25 लिखा होंगे। लेट गेहूं की बीज दर बताओ, लेट जो गेहूं की बुआई की जाती है उसकी बीज दर। 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। लेट गेहूं की बुआई की बीज दर 20 से 25 क्विंटल। सामने खड़े तो लुल्लू पुल्लू समझता का। हमने बताया था 100 से 125 किलोग्राम पर हेक्टेयर। हाँ, हम जितना पढ़ाएं हर दूसरे दिन, आज रात को पढ़ा दिया, कल सुबह करें, हम सबसे पहले तुम्हें खड़ा करेंगे। हाँ, इस बात को ध्यान रखना, सही है नहीं, बहुत सही कर देंगे, इस बात को ध्यान रखना। और कौन फर्स्ट ईयर का है, ईमानदारी से खड़े हो जाओ। चले गए। जो बच्चे अगर ईपी कटेट की तैयारी करें उनके लिए भी बहुत परफेक्ट है। ठीक है, जो मतलब शाम को क्लास लेते हैं, क्यों खेती पढ़ाया आज हमने 2 लेक्चर में खत्म। कल एक लेक्चर लिया, आज एक लेक्चर में पूरा खत्म। सिंचाई पढ़ाएंगे, बस परेशान ना, उसको भी उसके लिए 2 से 3 लेक्चर वो भी लेंगे फिगर। तो इसलिए अगर कहीं कंफ्यूजन है, कोई ना पढ़ा हो, एक बार एक सरसरी निगाह से देख लेना, ठीक है। वो तुम्हारे लिए मतलब समझ लेना एक, हाँ रामबाण का काम करेगा सीधे। हाँ, मतलब आप सब कुछ पढ़ लोगे लेकिन उसमें जो परफेक्ट चीज़ है वो वहाँ पर बताई गई है। हाँ, नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो आप 4 पेज में पढ़े होंगे 2 पेज में खत्म किए होंगे, बस इस बात को ध्यान रखना, उसमें कोई चीज़ ऐसा नहीं होगा जो छूटा होगा। बाकी आज पढ़ा देंगे डिजीज और इरिगेशन और उपज, कुछ चीज़ें बची हैं वो आज खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए अगर क्यों कहते हैं कहीं किसी कंफ्यूजन है तो एक बार उसको देख लोगे तो तुम्हारा कवर हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना बस। हमने एग्रीकल्चर में कहाँ तक पढ़ाए थे? ओए शांत रहो, नहीं तुम सबको जो मौसी का चाटा चल रहा है। हाँ समझ गए समझ गए, वो सारा यही याद होगा। ओए आवाज नहीं बच्चा, बोलो जी। जीवाणु, ब्लास्ट, बीएलबी है, अच्छा बैक्टीरियल लिपलाइट है। कौन कौन से क्वेश्चन में करेक्शन बता दो, 2 है, जाके देख लेना आंसर की। एक इसमें आया है, नहीं तो उसमें करेक्शन, और किसमें है? उसमें किसमें ऑप्शन नहीं है? तो उसमें ऑप्शन नहीं तो क्या किया जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हमने लगवाया है। हाँ तो वो तो मतलब उसमें जो भी आ जाए कॉमन हो जाए, उसके लिए ना परेशान हो। और एक जो कोई बता रहा था मगहर, धान। हाँ तो दोनों की है फिलहाल, उसमें एक ऑप्शन सही होगा, धान सही किया जाएगा, ठीक है। बाकी और कोई क्वेश्चन में करेक्शन नहीं होगा। और कोई है आंसर जो आया होगा उसको हम अपडेट करेंगे, उसमें हमने क्वेश्चन को करेक्शन किया था, उसमें हमने जाके यूट्यूब पे करेक्शन किया है। उसमें जो अगर जो आपके पास आंसर सीट आया होगा उसमें 2-3 क्वेश्चन कहीं ना कहीं वो है, क्योंकि वो अपने गाड़ी लगाए थे जो उनके पास आंसर सीट था, तो उसको हमने जो यूट्यूब पढ़ा उसको हमने अपडेट करके पढ़ा, तो उसको भी 2-3 क्वेश्चन जो आपकी नजर में आएगा उसको हमें पहले पता है, उसको हम करेक्शन करा देंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें जो आंसर लगा था वही वो लगा के भेजती है, ठीक है। तो उसको हम चेक करके जो आपको आंसर मिलेगा वो राइट मिलेगा यूट्यूब पे। चलो ठीक है, भैया यूट्यूब पे तुम सब क्लास से पूरा लिया करो, लेते हो समझ लेना, थोड़ी जाओगे, हमें पता है तुम सब कितना पढ़ते हो। चलो ठीक है, तो हमने जितना बताया था याद कर लियो पूरा, सुनेंगे परेशान अभी जो ये सर कर रहे हैं ना। अब हमने बताया जब ठंडी सीजन खत्म हो गया तो अब
तो जब बर्फ में रखेंगे किसी दिन अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्रॉप के नाम डालो। प्याज की खेती। अरे जो बच्चा सब कराएंगे, परेशान ना हो। देखो ओनियन कल्टीवेशन, इसका सब पढ़ाएंगे, परेशान कुकर सब। अभी जो थोड़ा बचा हुआ 2-3 क्रॉप और बची हुई है, नहीं से लिखो। हाँ सब कराएंगे, परेशान ना हो। देखो ओनियन कल्टीवेशन या प्याज की खेती, नेक्स्ट क्रॉप डालो। जहां से नहीं छोड़ो, मैं जहां से लिखा उसी आगे बढ़ाओ। जब बीमारी कराएंगे तो एक साल लिखते कुकर पेटेसी का शुरू में लगने वाला कीट रोग, ठीक है। तो देखो ओनियन कल्टीवेशन या प्याज की खेती, ठीक है। ये आप सभी लोगों को पता, हमारी जो बल्ब क्रॉप्स होती है वो प्याज और लहसुन होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ लेता बल्ब क्रॉप्स हमारे कौन कौन से होते हैं। तो बल्ब जो क्रॉप्स होती है वो हमारे प्याज और लहसुन होते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना। तो प्याज और लहसुन जो होता है वो किसके अंतर्गत आते हैं, बल्ब क्रॉप्स के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, बल्ब। तो ये भी कभी पूछ लेता है इनमें से कौन से बल्ब क्रॉप्स है। एक आप सुनोगे लीक मतलब हरी प्याज। तो हरी प्याज तो प्याज की फैमिली का सदस्य होता है, लेकिन तो कभी बल्ब क्रॉप नहीं होता है। जो हरी प्याज होती है, जो मार्केट में साग सब्जी बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो अगर कभी पूछ लेता कौन सी इसमें बल्ब क्रॉप्स नहीं है, तो हरी प्याज अगर देता है, हरी प्याज, जैसे इंग्लिश में बोला था लीक, ये हमारा फैमिली, प्याज की फैमिली का सदस्य होता है, लेकिन तो बल्ब क्रॉप्स नहीं होता है। तो लिख लेना लीक या हरी प्याज बल्ब क्रॉप्स के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो ये बाई चांस कभी पूछ लेता कि कौन सा इसमें बल्ब क्रॉप्स नहीं है, या पूछ लेता हरी प्याज है, अब दिमाग को यूज करो। तो जो हरी प्याज होता है, हमने बताया ना कि ये भी अगर किस फैमिली का सदस्य है, तो प्याज लहसुन और हरी प्याज, जिसे लीक बोला जाता है, ये मतलब प्याज की फैमिली का सदस्य है, एलियेसी लिलियेसी एमरिलिडेसी, ठीक है। लेकिन तो ये बल्ब क्रॉप्स नहीं है, इतना ध्यान रखना, ये बल्ब क्रॉप्स के अंतर्गत नहीं आता। ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बड़े-बड़े एग्जाम में पूछा गया, बाई चांस यूपी कैटेगरी कुछ भी हो सकता है। तो अगर पूछ लेता लीक आता बल्ब क्रॉप्स है कि नहीं, तो लीक जो है वो बल्ब क्रॉप्स के अंतर्गत नहीं, मतलब फैमिली तो रहेगा प्याज का, लेकिन तो बल्ब क्रॉप्स के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बोटेनिकल नेम है वनस्पति नाम, ठीक है, एलियम सेपा, एलियम सेपा। तो प्याज का बोटेनिकल नेम है वनस्पति नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा एलियम सेपा। अगर हम फैमिली की बात करेंगे, इसकी 3 फैमिली होती है। पहला हो जाएगा एलियेसी, दूसरा लिलियेसी, लिलियेसी, और तीसरा एम्ब्रिलिडेसी। तो इसकी 3 फैमिली होती है, एलियेसी या लिलियेसी या एम्ब्रिलिडेसी, मतलब कोई भी हो सकता है, कोई भी पूछा जा सकता है। तो चाहे वो प्याज हो जाएगा, चाहे लहसुन हो जाएगा, चाहे हरी प्याज हो जाएगा, ठीक है। हाँ लिलियेसी, लिलियेसी, तो एलियेसी या लिलियेसी या एम्ब्रिलिडेसी हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलियेसी लिलियेसी या एम्ब्रिलिडेसी। तो हमने आपको पहले बता दिया बोटेनिकल नेम एलियम सेपा, क्या हो जाएगा एलियम सेपा, फैमिली आपको एलियेसी लिलियेसी या एम्ब्रिलिडेसी, हो गया नोट। उसका लिखो नेटिव प्लेस या मूल स्थान, नेटिव प्लेस या मूल स्थान। और ये भी बात हम सबसे सुन सकते हैं जितना पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर, वो यूपी कैटेट का ही परफेक्ट है, मतलब बोर्ड पेपर के लिए तो है ही, लेकिन तो तुम्हारे लिए भी वो कम नहीं है। टाइम निकालो, खाना बनाते समय, खाते समय वीडियो को देख रिवीजन करो। ओए नहीं अभी नहीं, जब यहाँ से जाने के बाद वीडियो पड़े रहते हैं, उसको देखना, रिवीजन कर लेना, हम किसी से भी सुन सकते हैं, उसमें तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। रिचार्ज खत्म हो गया तो तुम्हारी जिम्मेदारी। देखो ये सब बहाना हमने मत सुनाओ, नहीं लाठी सुनाएगा भैया, उसको रिवीजन कर लो एक बार, पूरा तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए उसको तैयार कर लेना। तो चलो लिखो नेटिव प्लेस है मूल स्थान, एशिया महाद्वीप, या कभी कभी एशिया देता है एशिया महाद्वीप, ठीक है, कुछ भी लिख लेना, वैसे मुख्य रूप से एशिया ही देता है। तो एशिया महाद्वीप भी दे सकता है, उसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है कौन सा किस देश में। तो एशिया महाद्वीप, उसके बाद लिख लेना 2n बराबर 16। तो प्याज और लहसुन दोनों में 16 होता है, तो हरी प्याज होती है उसमें 32 होता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या 2n बराबर 16 हो जाए। तो बोटेनिकल नेम एलियम सेपा, फैमिली एलियेसी या लिलियेसी या एम्ब्रिलिडेसी, एलियेसी या लिलियेसी या एम्ब्रिलिडेसी, एशिया महाद्वीप, उसके बाद 2n बराबर 16 हो जाएगा, ठीक है। कौन कर रहा 16 मतलब 32, चलो ठीक है। उसका लिख लो खाने वाला भाग, अच्छा कंद, तो जगह बल्ब है, क्या कहते हैं, बल्ब भी खाया जाता है। तो अगर देखा जाए तो बल्ब क्रॉप्स के अंतर्गत आता है, तो खाने वाला भाग क्या होता है, बल्ब होता है, क्या हो जाएगा बल्ब, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, लिखो प्याज मुख्यतः रबी सीजन की फसल है या रबी मौसम की फसल है। देखो प्याज मुख्यतः रबी मौसम की फसल है, प्याज मुख्यतः रबी मौसम की फसल, हमने पत्ता गोभी भी बताया था, वो भी किसके अंतर्गत आता है, रबी सीजन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, रबी सीजन। तो हमारा प्याज होता है वो भी मुख्यतः रबी सीजन की फसल के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसका लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखो प्याज मुख्यतः, या लिखो प्याज किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, प्याज किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है। तो लिख लेना विटामिन बी, प्याज किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, विटामिन बी, प्याज किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, विटामिन बी। किस सीजन का हो जाएगा, तो रबी सीजन में, किसका रबी, और किस विटामिन का अच्छा स्रोत होता है, तो विटामिन बी हो जाएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो प्याज में पीले रंग का कारण, प्याज में पीले रंग का कारण, वही बच्चा बातें नहीं, तुम लोग बातें ज्यादा हो रही है, महाभारत बाद में कर लेना। तो प्याज में जो पीले रंग का कारण होता है क्यूरियसिटीन, सिटीन,
क्यूरेसिटिन। तो प्याज में येलो कलर जो होता है या पीला रंग जो होता है किसके कारण होता है? तो क्यूरेसिटिन के कारण होता है। प्याज रबी सीजन की फसल किस विटामिन? विटामिन बी हो जाएगा। फैमिली एलिएसी लिलिएसी एमरे लिडेसी एलियम सेपाट बराबर 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो प्याज में लाल रंग का कारण, प्याज में लाल रंग का कारण एंथ्रोसाइनिन। प्याज में लाल रंग का कारण एंथ्रोसाइनिन। कोई लाइट है जो मैं शुरुआत से कम लग रहा है। हाँ तो कोई लाइट बंद हो इधर, तभी हमें लग रहा था कोई लाइट। चलो तो प्याज में पीले, अब शांत हो जाओ। प्याज में पीले रंग का कारण क्यूरेसिटिन हो जाएगा, लाल रंग का कारण एंथ्रोसाइनिन हो जाएगा। ठीक है, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो प्याज में तीखापन या चरपराहट का कारण है, तीखापन या प्याज में तीखापन या चरपराहट का कारण है, तो लिखो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। तो प्याज में तीखापन या चरपराहट का कारण क्या हो जाएगा? तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, पीला रंग क्यूरेसिटिन के कारण, लाल रंग एंथ्रोसाइनिन के कारण, रबी सीजन की विटामिन बी हो जाएगा, एलिएसी लिलिएसी एमरिलिडेसी हो जाएगा, ट्विन बराबर 16 हो जाएगा, एलियम सेपा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तीखापन या चरपराहट का कारण एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। लहसुन में डाइएलाइल डाइसल्फाइड होता है। क्या होता है? डाइएलाइल डाइसल्फाइड होता है। ठीक, उसका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो प्याज का सेवन करने से, देखो प्याज का सेवन करने से गर्मियों में लू से बचा जा सकता है। लू नहीं जानते होगे, गर्म हवाएं जो चलती है। प्याज का सेवन करने से गर्मियों में लू से बचा जा सकता है। देखोगे हमारी बल्क क्रॉप्स तो स्पाइसेस क्रॉप के अंतर्गत भी आता है, तो मसाले वाली एक फसल भी खा सकते हैं। प्याज हो गया, लहसुन हो गया। ठीक है, मतलब देखा जाता है सब्जी तो है, लेकिन तो ये स्पाइसेस हम खा सकते हैं, मसाले वाली भी सब्जी, क्योंकि मसालों में भी इसका यूज किया जाता है। प्याज हो गया, लहसुन हो गया। ठीक है, बाकी लहसुन देखोगे तो वो तो बहुत ज़्यादा फायदा करता है, जैसे एंटीबैक्टीरिया जो भी मतलब बीमारियां होती हैं उसको अगर आप सुबह लहसुन का सेवन करो तो मतलब बहुत सारी बीमारियों से दूर, और पेट संबंधी जो समस्या होती है उसके लिए काफी लाभदायक होता है। और कच्चे लहसुन ज़्यादा नहीं, 2-3 लहसुन ले तो कच्चे खाओगे। हाँ, कच्चे लहसुन बहुत फायदा करेगा सुबह। हाँ मतलब 2-3-4 लहसुन अगर खा लो तो बहुत ज़्यादा फायदा। और बाकी देखोगे लोग वह पीछे ऐसा हो रहा है ना, ऐसा कर देंगे, समझ लेना मेरे इतना लहराएगा समझ में नहीं आएगा। अगर हम देख लिए समझ लेना फिर ऐसा हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर हम बताएंगे, परेशान ना हो। चलो लिखो बोल्टिंग। भैया शांत रहो, जब समय आएगा तो उस समय एंजॉय करना, फिलहाल अभी कुछ नहीं। ठीक है, हर चीज कोई भी चीज एक समय समय पर सही रहता है। बाकी इनवाइट तो सभी किया ही गया है। ओए तो चलो लिखो, आप देखोगे कि प्याज या जैसे चुकंदर में भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है, प्याज या चुकंदर हो जाता है, क्या होता है उसमें जो पुष्प डंठल निकल आता है। ठीक है, मतलब वही हमारा क्या होता है? बोल्टिंग। और कारण क्या होता है? जैसे हमने सीड खरीद के लाए हैं, आप देखोगे लोकल जो दुकान से खरीद के ले आते हैं, खराब क्वालिटी का बीज भी हमारा कारण बन सकता है बोल्टिंग का। ठीक है, किसके कारण? मतलब इसमें बोल्टिंग की समस्या पाई जाती है। खराब क्वालिटी या पुअर क्वालिटी जो सीड होता है, खराब क्वालिटी का बीज ले आते हैं तो भी हमारी बोल्टिंग की समस्या हो जाती है कि पौधे जर्मिनेशन हुआ, मतलब उस पर हमने कहीं जैसे प्लांटिंग किया तो उसमें क्या होगा? मतलब पुष्प डंठल निकला। और दूसरा क्या होता है? हमारी जो सॉइल, वीक ऑफ सॉइल या पुअर सॉइल फर्टिलिटी होता है, पुअर सॉइल फर्टिलिटी, मृदा की जो गुणवत्ता होती है बहुत खराब होती है। ठीक है, मतलब मृदा बहुत वीक होती है कि उसमें कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, उसमें भी अगर हम खेती कर देते हैं तो भी हमारा बोल्टिंग की समस्या हो जाती है। तीसरा क्या होता है? टेम्परेचर, अनुकूल तापमान न मिल पाने के कारण, टेम्परेचर कभी कम होना कभी अधिक होना, ज्यादा होना, मतलब एक अनुकूल तापमान न मिल पाने के कारण ये भी हमारी समस्या के बोल्टिंग का कारण होता है। या मृदा में न्यूट्रिएंट पोषक तत्व की कमी के कारण भी हो सकता है। ठीक है, वही पुअर क्वालिटी के अंतर्गत भी वो भी हो जाएगा। तो ये सब समस्याएं हमारी क्या होती हैं? बोल्टिंग का कारण होता है। तो इसमें डैश करके लिख लो। देखो प्याज में पुष्प डंठल, प्याज में पुष्प डंठल के निकलने की क्रिया को बोल्टिंग कहा जाता है। प्याज में पुष्प डंठल के निकलने की क्रिया को बोल्टिंग कहा जाता है। प्याज में पुष्प डंठल के निकलने की क्रिया को बोल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद लिख देना प्याज में बोल्टिंग का कारण हो सकता है। प्याज में बोल्टिंग का कारण हो सकता है, तो डैश करके पहला पॉइंट लिख लेना। खराब गुणवत्ता का बीज, खराब गुणवत्ता का बीज होने के कारण, खराब गुणवत्ता का बीज होने के कारण। दूसरा लिख लेना कमजोर भूमि होने के कारण, कमजोर या खराब भूमि होने के कारण। पहला खराब गुणवत्ता का बीज होने के कारण, दूसरा कमजोर या खराब भूमि होने के कारण। तीसरा लिख लेना तापमान का अचानक कम या ज्यादा होना, तापमान का अचानक कम या ज्यादा होना, या क्वेश्चन में लिख लेना अनुकूल जलवायु न मिल पाने के कारण। तापमान का अचानक कम या ज्यादा होना या अधिक होना, या हम कह सकते हैं साथ अनुकूल जलवायु न मिल पाने के कारण।
तो ये सभी समस्या होती है, बोल्टिंग का कारण बन सकता है। ठीक है, देखो प्याज दिया तो अच्छी बात है, अगर नहीं दिया तो चुकंदर भी होता है। इस बात को आपको एक ऑप्शन में लेके चलना है। ठीक है, हाँ हाँ, चुकंदर में भी जब पौधा छोटा रहता है तभी से उसमें फूल निकलने लगता है, तो उसमें जो जड़ का जो हमारा खाने वाला भाग उसका जड़ ही होता है, तो उसका निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो भी हमारा बोल्टिंग, अगर प्याज है तो अच्छी बात है, परफेक्ट आंसर वो है। अगर इन केस में नहीं दिया है तो हमारा चुकंदर भी होता है। ठीक है, बोल्टिंग का कारण, तो भी आपको इसको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो प्याज में पर परागण होता है, प्याज में पर परागण होता है जो कि मधुमक्खियों द्वारा होता है। प्याज में पर परागण होता है जो कि मधुमक्खियों द्वारा होता है। तो पहला यहाँ पर पॉलिनेशन किस टाइप का होता है? क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है बताओ? अच्छा, उसे क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। बताओ बच्चा, बता फटाफट। ओए नरम आदा, शांत रहो। दूसरे पौधे के परागण में आके पहुंच जाएंगे, उसी को बोला जाता है पर परागण। जैसे कि खत्म। ओए देख ले अच्छे से, नालायक। आवाज नहीं, क्या बताए ये बताओ, शांत रहो। क्रॉस पॉलिनेशन पर परागण क्या होता है? अच्छा, जब परागण अलग पौधे को उसे पर परागण कहेंगे, और जब एक पौधे पाए जाएंगे तो उसे स्वपरागण कहेंगे, और जब एक ही पुष्प में पाए जाएंगे तो महास्वपरागण। बच्चा बस हो गया बहुत। देखो स्वपरागण अगर देखा, बैठ जा, तीन मारा है, तो अगर देखा जाए टाइप ऑफ पॉलिनेशन तो मुख्य रूप से तो स्व, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ठीक है, स्वपरागण में ये होता है कि हमारा कोई पौधा है, एक पौधे में कोई पुष्प लगा हुआ है। ठीक है, जब इसी पुष्प के परागण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर आके गिरते हैं। ठीक है, मतलब इसी पुष्प के परागण निकलेंगे और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे आके गिर जाते हैं, तो उसे बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, अब क्रॉस पॉलिनेशन में क्या, एक पौधा यहाँ पुष्प लगा, एक पौधे यहाँ पुष्प, जब इस पुष्प के परागण दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाके पहुंचते हैं तो उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब उसी जात के रहेंगे, तो उसी जात के रहेंगे, दूसरे पौधे के पुष्प पे जाके, हाँ जो स्टिग्मा होता है, मतलब जो पोलन ग्रेन होते हैं स्टिग्मा पे जाके गिरते हैं, तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन फल का निर्माण होता है, तो उसे बोला पॉलिनेशन होता है। पॉलिनेशन का एक चैप्टर तुम्हारे पाठ्य में है। हाँ हाँ, उसमें क्लिस्टोगेमिक, एटमोगेमिक, ढेर सारे होते हैं। तो उसमें सेल्फ और क्रॉस दोनों है। ठीक है, चलो हमने आपको लास्ट क्वेश्चन क्या बताया,